मैं मानंद बरतवाल, नवक्रांति समाचार के लिए। और आज सुशासन सप्ताह के अंतर्गत यहाँ चोपता में पेंशन शिविर जो लगा है, उसके मुख्य नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत, जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग है, मेरे सम्मुख मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि आज के पेंशन शिविर में क्या क्या उपलब्धि इस शिविर की रही। सर, पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से प्रशासन गांव की ओर के अंतर्गत ये यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पेंशन प्रकरणों से लेकर आय प्रमाण पत्र से लेकर दिव्यांग पेंशन से लेकर के दिव्यांग प्रमाण पत्र, इसके अलावा स्वास्थ्य कैंप, इसके अलावा कृषि विभाग, समस्त विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया है। और जो चिन्हित गांव हैं इस क्षेत्र के, उन सभी जो भी लाभार्थी हैं, वे सभी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और जिनकी जो भी समस्याएं हैं, उनको यहीं पर प्रयास किया जा रहा है कि उन सबका निस्तारण यहीं पर किया जा सके। तो इसी क्रम में जो है आज पहला शिविर जो है ये चोपता इंटर कॉलेज में यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर नज़दीकी गांव के सभी ग्रामीण यहाँ पर जिनको किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, तो वो सब भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए। इसके अलावा जो हमारी अन्य योजनाएं, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं, पेंशन योजना है, उन सभी के प्रमाण पत्र वगैरह हम लोग यहाँ पर सभी से एकत्रित कर रहे हैं। एकत्रित करके यहाँ पर खूब प्रयास कर रहे हैं कि वे सब यहाँ पर इनको उपलब्ध करा दीजिए। सर, जैसे कि अधिकांश देखा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि और दिव्यांग पेंशनर होते हैं, उनको परेशानियां पड़ती हैं, तो उनका निदान इस शिविर में हो सकता है। हाँ, तो उसमें अब यहाँ पर जैसे किसान सम्मान निधि में यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा यहाँ पर 3 लोगों के आवेदन यहाँ पे प्राप्त किए गए। 3 लोगों के जो आवेदन प्राप्त किए गए, उनसे समस्त उनके आवेदन भरवा करके उसके साथ में जो भी अभिलेख उसके साथ में आवश्यकता थी, उन सभी अभिलेखों को उनसे प्राप्त कर लिया गया है। अब इसके बाद इनकी सीधा इसे कृषि विभाग के माध्यम से मैंने स्वयं मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग से स्वयं बात करी है अभी, और बात करने के बाद उसके बाद उनसे यहाँ पर एक लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 माह पूर्व किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन दिया था, परंतु किन्हीं कारणवश उनको अभी तक सम्मान निधि स्वीकृत नहीं हो पाई। तो इस संबंध में मेरे द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी महोदय से दूरभाष पर संपर्क किया गया, और उनके द्वारा उसी समय उनका फ़ोन नंबर लेकर के उनसे जो अभिलेख उनके थे, वो अभिलेख उनसे प्राप्त कर दिए गए, जिसके संबंध में अब अग्रेतर कार्रवाई उनके स्तर से की जा रही है। इसी प्रकार से दिव्यांग प्रमाण पत्र क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में हमको ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होता है, जो कि ग्रामीण स्तर पर लोगों की अपनी परेशानियां होती हैं, जिस वजह से ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इस समय हमारे द्वारा CSC भी यहाँ पर CSC का केंद्र के प्रभारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, जिसमें और बल्कि यहाँ पर एक महिला है, उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र जो फिजिकल दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो स्वास्थ्य विभाग से निर्गत किया गया, लेकिन ऑनलाइन प्रमाण पत्र उनको नहीं प्राप्त हो पाया। तो उसको भी यहाँ पर अभी उनको भी आवेदन यहाँ पर करवा दिया गया है ऑनलाइन। इसके अलावा पेंशन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सभी यहाँ पर निर्गत किए जा रहे हैं। सर, जैसे कि ब्रांच मैनेजर साहब स्टेट बैंक वालों से हमारी वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ज्वाइंट अकाउंट होते हैं वहाँ भी कहीं पेंशन रुकती है, ये आप कहाँ तक सहमत हैं? जी, इसमें हाँ, उनके द्वारा ये बताया गया, अभी मुझे भी इसकी जानकारी आज ही प्राप्त हुई है कि जो पेंशन प्रकरण होते हैं, वृद्धावस्था पेंशन या कोई भी पेंशन, उसमें पहले जॉइंट अकाउंट वाले खाते जॉइंट अकाउंट जिसमें संचालित होता था, उन खातों में पेंशन आती रहती थी। तो जैसे जैसे फर्स्ट अकाउंट होल्डर पति है और सेकंड अकाउंट होल्डर वाइफ है, तो फर्स्ट अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने के पश्चात भी जो है खाते में पेंशन आती रहती थी, या पेंशन और वो एक तो उसकी प्रॉब्लम रहती थी। दूसरा, क्योंकि अब जो ये पोर्टल में अपलोडिंग मैंडेटरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पोर्टल में तो उस केस में अगर फर्स्ट अकाउंट होल्डर
की डेथ हो गई है तो उस केस में सेकंड अकाउंट होल्डर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन पर प्रतिबंध लग जाएगा इस तरह के जॉइंट अकाउंट के खातों में। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड अकाउंट होल्डर है उनको फिर नया अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसके आधार पे फिर उसमें उनकी वृद्धावस्था पेंशन या अन्य कोई भी समाज कल्याण की पेंशन है वो उसमें डाली जा सके। तो ये एक इसमें इशू ये अभी ये हमको भी आज तक मालूम नहीं था, वो आज ही हमको भी मालूम चला कि ये थोड़ी सी दिक्कत ऊपर से हो ही रही है पोर्टल में जब से फर्स्ट अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद सेकंड अकाउंट होल्डर को पुनः अलग से फिर अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे कि सर ने हमको बताया कि कहाँ पेंशनें रुकती हैं और उनका निदान किस प्रकार से होता है, ये विस्तृत वार्ता सर ने हमसे की। पेंशनें क्योंकि पेंशनर कहते हैं कि बैंक की गलती होती है, हमारा खाता वहाँ था वहाँ पेंशन नहीं आ रही है। आइए जानते हैं यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक चोपता के ब्रांच मैनेजर साहब हैं यहाँ पे भारत जी, उनसे जानते हैं कि कहाँ पर ये मुश्किलें आती है, पेंशन क्यों रुक जाती है। सर कल तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये सर अधिकांश ये सुनने में आता है कि ये जो पेंशनर कहते हैं कि हमारा बैंक से पेंशन रुक जाती है, क्या ये बात सही है? देखिए, बैंक का पेंशन रोकने में बैंक क्यों रोकेगा पेंशन किसी की ना? बैंक ना पेंशन दे रहा है ना बैंक पेंशन रोक सकता है। हाँ, कुछ खातों में ये ज़रूर होता है कि जैसे कोई भी समय समय पे ये RBI का नियम है कि सभी खातों में KYC होना ज़रूरी है। अगर कोई KYC किसी ने नहीं कराई है तो KYC सबसे पहले अपना चेक करा ले बैंक कि भाई हमारा KYC अपडेट है कि नहीं। अगर किसी को भी, मैं तो कहता हूँ बल्कि किसी को भी 4-5 साल हो गए हैं KYC अपडेट कराए तो वो एक बार अपना कराए, क्योंकि उससे क्या है डाटा भी अपडेट हो जाता है। ये RBI का नियम भी है। अगर नहीं होगा तो उसकी वजह से भी कईयों में दिक्कत आती है, पर अधिकांशतः जो अभी सुनने में आया है पेंशन रुकने का, वो ज़्यादातर क्या है कि पहले लोगों ने जॉइंट खाते खुला रखे हैं ज़्यादातर लोगों ने, तो जॉइंट खातों में अब पेंशन नहीं आती है। जो सरकार का नियम भी होता है कि भाई पेंशन का हकदार जो आदमी है उसी के नाम का खाता होना चाहिए। पता लगा पेंशन है, खाते में आप पेंशन नहीं है। हाँ, संयुक्त खाते में ये जो समाज कल्याण हो, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि संयुक्त खाता चल रहा है, आदमी ने वहाँ पे एक आदमी जिसकी नाम से पेंशन आ रही है उसकी हो गई, मान लीजिए डेथ हो गई, और वहाँ पे सूचना विभाग को नहीं दी गई, तो वो पेंशन आती रहती है और दूसरा आदमी उसको निकालता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के हक की पेंशन दूसरे को जा रही है। तो इसी वजह से अब सरकार ने जो इसमें चेंज यही किया है कि अब जॉइंट खातों में इसलिए ये वाली पेंशन समाज कल्याण के थ्रू जो आती है वो नहीं आती है। तो इसलिए जिनका जॉइंट है वो अपने खाते सिंगल करा लें, जिनका अगर नहीं खुला है तो वो अलग सिंगल खाता खुलवा लें और वो दे दें पेंशन के लिए, तो उसमें फिर वो समस्या उनकी दूर हो जाएगी। अभी जो वर्तमान में हमने जितने भी केसेस देखे हैं अधिकांशतः में यही केस आ रहा है। और दूसरी चीज़ है एक आधार लिंक जरूर कराना है खाते में। वो अपना बैंक में आके जैसे बायोमेट्रिक वगैरह ऑथेंटिकेशन के थ्रू होता है तो वो चीज़ ज़रूर कराएं। कईयों में वो भी नहीं होता है। आधार ID के तौर पे तो दिया है बैंक ने, पर वो जो वेरिफिकेशन जो DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू खाते में लिंक होना चाहिए वो नहीं होता, तो वो चीज़ भी एक जरूरी है। जैसा कि सर ने यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी पेंशनरों के लिए दी है कि आखिर बैंक का क्या उसमें रोल होता है और बैंक क्या क्या उनको सुविधाएँ मुहैया करवाता है। मैं अभी समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रायोजित आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पेंशनर जो विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है, इस तरीके के जो वंचित रह गए हैं या जिनको परेशानी हो रही है उसके संदर्भ में आज यहाँ पे कैंप लगा हुआ। आइए जानते हैं, यहाँ पर मेरे साथ में एक विकलांग बालक है, उसकी माँ से जानते हैं कि क्या इसको पेंशन मिली है या नहीं मिल पाई। क्या तुम नो पूछा? अच्छा, तो यू बालक बचपन में नहीं है नीचे ये जो पेंशन भी मिल रही 700 रुपये मिल रही। मैंने 700 रुपये, तो 700 रुपये में गुजारा हो जाए क्या? और हम गरीब है, हम क्या होना आदमी मेरा अपंग 4 लोग अपंग सब जना हम गरीब थे, बहुत गरीब थे, हम नाजत गरीब थे ना। अच्छा, तब तो तुम जब आज के कारण से कि पेंशन बढ़ ली या तीरो लिया क्या? बाजी चढ़ी पेंशन ठीक। हाँ, ये क्या और तुम्हारा आज में भी पेंशन नहीं लगी? नहीं लगी किले अब आई क्या सरकार बनी तो किले नहीं लगनी बना? अब पता नहीं बाप को जाना नहीं लग रही, तो सरकार भी क्या दुकान
तो ये एक उदाहरण आपके सामने पे है। 700 रुपये मात्र इनको पेंशन दी जाती है इस बालक के लिए, और 700 रुपये में किस प्रकार से ये भरण पोषण करते होंगे ये यही जान सकते हैं। यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, ये जानते हैं इनका क्या प्रकरण है, क्या कौन सी पेंशन इनको लगनी है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र लाल जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? सर बालक की पेंशन बालक को क्या हो गया है, किस बात की पेंशन लगी? ये हाथ पाँव से विकलांग है, तो विकलांग का आपने सर्टिफिकेट बनवाया है क्या? नहीं बनवाया। तो आज आप यहाँ पर बन जाएगा ये सर्टिफिकेट, यहाँ बन जाएगा क्या? पता नहीं सर। नहीं पता है। चलिए हम मालूम करवाते हैं कि आखिर ये सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये स्वास्थ्य विभाग की भी यहाँ पे टीम बैठी हुई है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इनके बालक का विकलांग सर्टिफिकेट बनने में कौन कौन सी कहाँ से बनेगा और किस प्रकार से इसको बनवाया जाएगा। मैडम, नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका बालक विकलांग है, तो क्या यहाँ पर उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट बन जाएगा? यहाँ पे तो हम लोग पीएचसी से आए हुए हैं। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, ठीक है। तो जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो आप लोग, उसकी पूरी एक मेडिकल टीम डिसाइड करती है कि वो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सारा काम होता है सीएमओ ऑफिस, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के, वो बनाएंगे। तो ये होगा आपका रुद्रप्रयाग। वहाँ पे पूरी टीम बैठती है सारे डिपार्टमेंट की, हड्डी के डिपार्टमेंट, आपके मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट, जिस भी वो फिर कैटेगराइज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसकी रेट तिथि तय होती है या ये मासिक महीने में लगती है या ऐसे कोई डेट स्पेसिफिक? हाँ, तो वो हर महीने 2 तारीख को होता है। तो हर महीने 2 तारीख को वहाँ बनती है। हाँ, सीएमओ ऑफिस में होगा। तो जैसा आपने सुना कि ये जो इनका बालक का विकलांगता सर्टिफिकेट बनेगा वो जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग से ही बनेगा। वहाँ पर एक टीम गठित होगी और वो इसका निर्धारण करेगा।